400-500 साल पहले की बात है। एक कोई राजा दशहरे के दिन पहाड़ के अंदर बैठ के शस्त्र पूजन कर रहा था। शस्त्र पूजन के बाद ऐसा माना जाता था कि यदि आपने तलवार म्यान से बाहर निकाली है तो बाद में उस पर खून लगना चाहिए, वरना वो म्यान में बाहर नहीं जानी चाहिए। इसलिए राजाओं के टाइम में दशहरे के दिन युद्ध करने अनिवार्य हुआ करते थे, भले कोई छोटा मोटा ही करके हो पर युद्ध किया जाए। राजा अपने मंत्रियों से सलाह लेता है कि कहाँ युद्ध किया जाना चाहिए, दुश्मन कहाँ बैठा है। मंत्री उसे बताते हैं कि दुश्मन 4 ठिकाने पे बैठा हुआ है। उन 4 ठिकानों के नाम बताए जाते हैं कि ये 4 ठिकाने हैं जहाँ पर हम अटैक कर सकते हैं। राजा पूछता है कि तुम्हारी सबकी क्या राय है। वो कहते हैं कि इन 3 ठिकानों पर अटैक किया जाए तो थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर दुश्मन की सेना कम है, इसलिए हमारे लिए जीतना थोड़ा ईजी हो जाएगा। चौथा ठिकाना सबसे टफ ठिकाना है, जहाँ पर दुश्मन की सेना सबसे अधिक है, दुश्मन वहाँ पर सबसे अधिक चौकस होकर बैठा है, दुश्मन का रसद पानी हथियार वगैरह सबसे ज़्यादा है, और सबसे बड़ी बात दुश्मन का जो सबसे बड़ा सेनापति है वो खुद उस जगह पर बैठा हुआ है। राजा कहता है कि हम इस चौथे ठिकाने पर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दुश्मन के लिए तो सर्टेनिटी है कि वो पक्का जीत जाएगा, पर हमारे लिए अनसर्टेनिटी है कि हमारे वहाँ जीतने के चांस कम है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा चांस लिया जाना चाहिए, क्योंकि दुश्मन निश्चिंत है। वो राजा उस जगह पर अटैक करता है, दुश्मन की पूरी सेना को लगभग मार देता है, या 36,000 के आसपास दुश्मन के सैनिक सरेंडर कर देते हैं। उस राजा का नाम है महाराणा प्रताप। वो 1582 का युद्ध है, दिवेर का युद्ध, जिसमें अकबर की पूरी सेना काट दी गई थी। हम में से बहुत से लोग हल्दी घाटी युद्ध को जानते हैं, उस दिवेर को नहीं जानते। उस हल्दी घाटी के ठीक 6 साल बाद वो दिवेर में युद्ध था। मैं जब दिवेर के युद्ध का इतिहास पढ़ता हूँ तो मुझे दोनों चीज़ें लगती है। मुझे लगता है कि अनिश्चितता, या जिसे हम अनसर्टेनिटी कहते हैं, वो कितनी शुभ, सत्य और सुंदर है कि राजा ने उस समय भारत के सबसे बड़े राजा को न केवल मेवाड़ से बाहर खदेड़ दिया था, बल्कि अगले 4 साल में मुगलों की 36 चौकियां यहाँ से उड़ा दी गई थी। उस दिवेर के युद्ध को हम भले ही जानते हो या ना जानते हो, एक बहुत वेल नोन हिस्टोरियन रहे जिनको फादर ऑफ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान कहा जाता है, जेम्स टोड। उन जेम्स टोड ने उस युद्ध के बारे में लिखा था कि वो मेवाड़ का मैराथन है, वो मेवाड़ का मैराथन है। मैं जब पुनः उस मैराथन की बात करता हूं तो वापस ईसा मसीह से भी कोई 490 साल पहले ग्रीस के अंदर एक मैदान है, जिस मैदान का नाम है मैराथन। वहां पर अपने ईरान का राजा अटैक कर देता है, डेरियस। आप जो बच्चे बैठे हैं मैं आपको बताऊं कि डेरियस वह राजा था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। हमारी रिटर्न हिस्ट्री ये कहती है कि भारत पर पहला विदेशी आक्रमण करने वाला राजा वो डेरियस था। 515 BC के आसपास उसने भारत पर अटैक किया था। हालांकि हमारे भारतीय इतिहास में हमने डेरियस का नाम दिया दारा सिंह। ये दारा शब्द उस डेरियस से लिया गया हमारा। डेरियस जब अटैक करता है तो डेरियस की सेना बड़ी भारी सेना होती है। इतिहासकार कहते हैं कि 30,000 से लेकर 1 लाख के आसपास लोग रहे होंगे उसमें। उस समय ग्रीस में 2 शहर हुआ करते। एक शहर का नाम था एथेंस, एक शहर का नाम था स्पार्टा। स्पार्टन्स जिनकी आपने 300 मूवी देखी हो। एथेंस वो शहर था जो पढ़ाई लिखाई जानता था, जहाँ के 3 बड़े फिलोसोफर यदि आपने सुने हो तो सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, प्लेटो वहाँ के हुए थे। एथेंस पढ़ाई लिखाई में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया करता था। जब डेरियस एथेंस पर अटैक करता है तो एथेंस वालों को लगा यार पार नहीं पड़ेगी, इस मैराथन के युद्ध में यदि हम लड़ेंगे तो हमारी पार नहीं पड़ेगी, इसलिए स्पार्टा वालों से सहायता मांगते हैं कि स्पार्टा वालों सहायता भेजो। उन दिनों में बरसात का सीजन था, घोड़े चल नहीं सकते थे, इसलिए एक लड़के को कहा गया कि तुम दौड़ कर जाओ, भाग कर जाओ, और स्पार्टा वालों को कहो कि हमारा युद्ध होने वाला, वो हमारा साथ देने के लिए आए। उस लड़के का नाम था फिस्पिडीज। वो 48 घंटे लगातार दौड़ा, 150 मील दौड़ा। स्पार्टन्स को जाकर उसने कहा कि आप हमारा साथ देने के लिए आइए, हमारा देश एथेंस मैराथन के मैदान में डेरियस की एक बड़ी सेना से लड़ रहा है, हमारे पास केवल 9,000 फौजी है, दुश्मन के पास कम से कम 50,000 के आसपास की फौज रही होगी, तो आप हमारा साथ देने के लिए आइए। अपने यहाँ पे कहते हैं भद्रा लग गई, भद्रा में शुभ काम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा हम पूर्णिमा के बिना शुभ काम नहीं करते, इसलिए हम नहीं आ पाएंगे। एथेंस अकेला लड़ता है, वो 9,000 सिपाही डेरियस को उस मैराथन के मैदान में हरा देते हैं। इसलिए जेम्स टोड कहता है जिस प्रकार एथेंस की एक छोटी सी सेना ने मैराथन के मैदान में डेरियस की एक बड़ी सेना को हरा दिया था, उसी प्रकार महाराणा प्रताप की एक छोटी सेना ने दिवेर के युद्ध में और अकबर की एक बड़ी सेना को हरा दिया था। इसलिए निश्चित रूप से दिवेर मेवाड़ का मैराथन है। आप सबने मैराथन दौड़ नाम सुना होगा कि मैराथन दौड़ होती है, लंबी दौड़ों को हम मैराथन दौड़ कहते हैं। उस लंबी दौड़ का नाम मैराथन दौड़ इसीलिए पड़ा
क्योंकि पहली बार मैराथन के युद्ध में भाग लेने के लिए स्पार्टा को बुलाने के लिए एक लड़के ने लंबी दौड़ लगाई थी। अनसर्टेनिटी से कितनी शुभ वस्तुएं निकल कर आती है। हम सब मैराथन की दौड़ के बारे में जानते हैं, हम नहीं जानते कि एक लड़का अपने देश को बचाने के लिए 48 घंटे में 150 मील दौड़ गया था, ऑफिस पीडीज था। जब अनसर्टेनिटी की बात की जाती है तो मुझे एक चीनी दार्शनिक याद आते हैं। एक चीनी दार्शनिक रहे जिनका नाम है लाओ त्से। उन लाओ त्से का एक स्टेटमेंट है कि जीवन के रहस्यों का आनंद लिया जाए। अक्सर हम लोग ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं जिसमें निश्चितता हो, हमें लगे कि हाँ ये पक्का हो जाएगा। यदि जीवन की रहस्यों का पता ही चल गया, आगे पता ही चल गया क्या होने वाला है, तो जीवन बेहद नीरस हो जाएगा। कि काजोल की एक मूवी आई थी गुप्त, कि गुप्त मूवी देखने के लिए गए। पहला शो छूट रहा था, दूसरे शो के लोग घुस रहे थे। पहला शो छूट के जो लोग आ रहे थे उनमें से कोई एक चिल्लाया कि सारे खून काजोल करेगी, सारे खून काजोल करेगी। अब अगले 3 घंटे तक मूवी का डायरेक्टर मूवी में खूब सस्पेंस क्रिएट करता है कि मर्डर किसने किया है, पर उन सबको पता था कि सारे खून कौन कर रही है, काजोल कर रही है। इसलिए 3 घंटे बहुत बोरिंग कटे। उसी प्रकार यदि हमें जीवन में पहले ही पता चल जाए कि आगे क्या होने वाला है, तो फिर जीवन बेहद नीरस और बेरंग सा हो जाएगा। हमें जब नित्य नए चैलेंज मिलते हैं, एक और हॉलीवुड की एक मूवी है पैचेक नाम करके, उसका एक बहुत अच्छा डायलॉग है कि वो भविष्य ही क्या जिस भविष्य का पहले से पता चल जाए। और दूसरी बड़ी बात, क्या हो सकता है भविष्य में, या तो हम सफल हो सकते हैं या हम असफल हो सकते हैं, दो ही चीज हो सकती है। मैं कहता हूं यदि हम ये पता चल जाए कि आगे आने वाला भविष्य सफल है तो कोई मेहनत क्यों करेगा, और यदि ये पता चल जाए कि आगे हम असफल होंगे तो दुख कितना लंबा हो जाएगा। अब नॉर्मली क्या होता है कि हम असफल होते हैं, उस समय दुख होता है, हाथों हाथ हमें दूसरी चीजें मिल जाती है जिनमें हम सुख ढूंढ लेते हैं और उन चीजों से हम दूर हो जाते हैं। यदि हमें पता ही चल जाए कि आगे आने वाला जो टाइम है उसमें भी हमें दुख मिलेगा, तो दुख लंबा हो जाएगा और जर्नी कटी नहीं पाएगी। इसलिए अनिश्चितता जो होती है उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। अनिश्चितता भली होती है, अनिश्चितता बुरी नहीं होती है। अभी शतरंज का इन दिनों में खूब चल रहा था, रवि भाई बैठे हैं। क्रिकेट तो वैसे भी अनिश्चितताओं का खेल है, शतरंज का अभी जब प्रज्ञानानंद जीत के आए थे तब खूब बातें हो रही थी। गैरी कास्पारोव एक बहुत बड़े शतरंज के खिलाड़ी रहे, 5 बार के विश्व चैंपियन रहे। वो जब पहली बार शतरंज खेलने के लिए गए थे, जिस एकेडमी में गए, अनातोली कापारोव की एकेडमी थी, वो बहुत बड़े शतरंज के प्लेयर हुए। 7 साल के बच्चे को उन्होंने पूछा कि तुम शतरंज क्यों खेलना चाहते हो। उस गैरी कास्पारोव नाम के उस 7 वर्ष के बच्चे ने कहा, क्योंकि मैं प्यादों से वजीर को लड़ाना चाहता हूं। जिंदगी ये होनी चाहिए कि हमारे पास संसाधन भले ही कम हो, हम बड़े चैलेंज के लिए तैयार रहें। अक्सर हम ज्यादातर लोग इसलिए घबराते रहते हैं कि यार हमारे पास तो ये भी नहीं है, हमारे पास तो ये भी नहीं है, हमारे पास तो ये भी नहीं है, हम ये सब कैसे कर पाएंगे। मुझे लगता है जिंदगी में कुछ भी अनिश्चित नहीं है, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। यदि 1469 के आसपास में टर्की का एक शहर है कुस्तुनतुनिया, उस कुस्तुनतुनिया पे तुर्क कब्जा कर लेते हैं। जब तुर्कों ने कब्जा कर लिया था तो उन्होंने भारत से यूरोप जाने का जो लैंड रूट था, ये लैंड रूट पूरी तरीके से बंद कर दिया था। जब भारत से यूरोप जाने का लैंड रूट बंद हुआ तो यूरोप में मसाले जाने बंद हो गए। भारत मसाले, साउथ इंडिया पूरा अपना मसालों का द्वीप है, मसाले जाया करते थे। यूरोप के किसी एक शहर के अंदर कोई एक लड़का एक दिन अपनी मम्मी को कहता है कि मम्मी आमलेट कितना फीका लेकर आई हो तुम, आमलेट इतना फीका थोड़ी होता है। और माँ ने रसोई में से ताना मारते हुए कहा कि इतना स्पाइसी आमलेट खाना तो इंडिया ढूंढ ले, क्योंकि इंडिया से काली मिर्च आनी बंद हो गई है, इसलिए अब आमलेट फीका खाना पड़ेगा। वो लड़का वहां से जहाज लेकर निकलता है। इंडिया तो नहीं ढूंढ पाया था, पर उसने दुनिया का एक नया रास्ता खोल दिया था। वो अमेरिका खोज देता। उस लड़के का नाम था कोलंबस। अनसर्टेनिटी के अंदर कितनी संभावनाएं बसी हुई है, लेकिन उसका उल्टा भी हो सकता है। मैं जब आपको सारे पॉजिटिव बातें बताता हूं तो हमें लगता है यार सब कुछ अच्छा है, पर आप में से खूब सारे लोग सोचते होंगे कि सर गलत भी तो होता है, कई बार बहुत बुरा हो जाता है। और हम किसी चीज के अंदर चले गए और उसमें हमें पता था निश्चित नहीं है। हम निश्चितता को इसलिए तलाशते हैं कि हमें लगे कि यार मामला एकदम सेटल थोड़ा बैठ जाए। और यदि हमने ऐसे किसी में हाथ डाल दिया और उसमें अनिश्चितता ही मिलनी है, बाद में वो जो दुख होता है उसको झेल कैसे पाए। मैं एक टीचर हूं, आज टीचर्स डे के दिन भी मैं ये सब बात जब बोल रहा हूं तो मैं पिछले 2-3 महीनों में कोटा में या बच्चों में जहां कहीं और सुसाइड की समस्या देखता हूं, तब मैं बड़ा अजीब सा लगता है कि यार हमें से कैसे लोग हो गए, बच्चे सुसाइड कैसे करने लग गए। तब मुझे लगता है कि यार बच्चों के पास में एक सपोर्ट सिस्टम नहीं है। पेरेंट्स, आप जितने लोग बैठे हैं, मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि पेरेंट्स हो
अपने बच्चों पर अपनी चीजें मत थोपिए। खलील जिब्रान एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए, उनकी बहुत अच्छी लाइन है। वो माता पिता को कहते हैं कि तुम बच्चों को प्रेम दो, तुम बच्चों को आजादी दो, बस बच्चों पर ज्ञान मत दो तुम। अक्सर माता पिता ने अपना ज्ञान बच्चों को देना शुरू कर दिया है। वो बच्चों से चाहते हैं कि बच्चे वैसे ही करें, इसलिए बच्चा जो फेल होता है तो उसे ये नहीं लगता कि मैं फेल हुआ हूं, उसे लगता है मम्मी पापा भी फेल हो गए हैं। वो ये जो डबल वाली चीजें झेल नहीं पाता है। इसलिए बच्चों के आसपास में सपोर्ट सिस्टम डेवलप कीजिए, ताकि उस सपोर्ट सिस्टम की वजह से बच्चा सर्वाइव कर जाए, उसे नहीं लगे कि उसकी जिंदगी के अंदर किसी भी प्रकार की अनसर्टेनिटी है। वो जो असफलता मिली है उसको भी चैलेंज की तरह ले और उससे बाहर निकल कर आए। जैसलमेर का किला 1155 ईस्वी के अंदर बना। मैं जब बच्चों से पूछता हूं कि यार जैसलमेर का किला 1155 में बना, तो राजा इतने रुपए कहां से लाया? 1000 साल पहले इतने रुपए कहां से इतना बड़ा किला बनाने के लिए? तो स्टूडेंट कहता सर टैक्स लिया था। किस बात का टैक्स? की खेती का। तो वो तो आज भी नहीं होती अपने, तो उस टाइम तो एकदम भी नहीं होती होगी। तो बच्चे कहते सर इंडस्ट्री से लिया होगा। तो वो तो पूरे राजस्थान में भी नहीं है, तो फिर कहां के लिया होगा? कि सर व्यापार का लिया होगा। जब एग्रीकल्चर में कुछ नहीं होता, इंडस्ट्री में कुछ नहीं होता, तो व्यापार करते किसका हो तुम? पर भगवान जब सारे रास्ते बंद करता है तो कोई नया रास्ता खोलता आपके लिए। राजस्थान को भगवान ने एक चीज बहुत अच्छी दी, राजस्थान ट्रेड रूट्स पे था। यदि आपको आगरा से सिंध जाना है, यदि आपको आगरा से मालवा जाना है, यदि आपको दिल्ली से गुजरात जाना है, यदि आपको दिल्ली से साउथ इंडिया जाना है, यदि आपको दिल्ली से मिडिल ईस्ट की तरफ जाना है, यदि आपको पंजाब की तरफ निकलना है, सब राजस्थान के बीच से होकर निकलेंगे। और जब आप राजस्थान के बीच से होकर निकलोगे तो राजा को टैक्स देना पड़ेगा। तो हमारे राजा वो एक टैक्स लिया करते सिक्योरिटी का, भाई हम तुम्हें क्रॉस करवाएंगे और सिक्योरिटी का टैक्स दो। तो हमारे जो व्यापारी थे यहाँ पर, उन व्यापारियों ने किसी दिल्ली के व्यापारी को कहा कि तू खुद कराची सामान बेचने के लिए जाता है, तू एक काम कर, तू हमारे पास पहुंचा, हम कराची भेजेंगे, कराची का सामान तेरे पास भेजेंगे। तो हमारे व्यापारी जो थे वो बड़े इस मामले में रहे, मीडिएटर रहे, वो इधर का सामान उधर, उधर का सामान बेचते। तो व्यापार वाणिज्य बहुत फला फूला। ये अपने पाली, मालपुरा, कुचामन, डीडवाना, ये छोटे छोटे शहर थे जो उस समय बहुत बड़े बड़े अपने व्यापारी केंद्र हुआ करते। अंग्रेज आए देश में, अंग्रेजों ने आके एक बंदरगाह बनाया, बॉम्बे बंदरगाह। और जैसे ही बॉम्बे बंदरगाह बनाया गया, हमारा व्यापार वाणिज्य पूरा समाप्त हो गया। क्योंकि पहले लैंड रूट से व्यापार हुआ करता था, अब पूरा सी रूट से होने लग गया। और जैसे सी रूट से हुआ तो अब बॉम्बे से कराची की दूरी पानी पानी में 50 किलोमीटर है। कोई क्यों पूरा राजस्थान क्रॉस करके कराची सामान बेचने के लिए जाएगा? सिक्योरिटी का थ्रेट भी खत्म होता है उधर, आप समुद्र के रास्ते उधर से चले जाइए। लेकिन हमारे व्यापारी कितने कलेजे वाले थे, वो किसी कुचामन, डीडवा, मंडावा, मालपुरा, पाली, सोजत से निकले और यहां से निकल के उन्होंने इंदौर, सूरत, कलकत्ता, बॉम्बे, हुगली अलग अलग जगह दुकानें खोली। इतना व्यापार किया कि हमने ये स्लोगन बना दिया कि जहां ना पहुंचे बैलगाड़ी, वहां पहुंच गए मारवाड़ी। इसलिए यदि आप अपने आसपास में पॉजिटिव माहौल रखेंगे, मैं कई बार सोचता हूं कि यार उन वाणियों ने, उन व्यापारियों ने उस दिन कितना चैलेंज रहा होगा, अपना घर बार छोड़ के एक नए देश में जाके बसना। तब देश था, जोधपुर एक अलग देश था, भारत एक अलग देश था। अपना देश का सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां पर जाना। आज मारवाड़ी हर जगह है, देश नहीं विदेश के अंदर है। मैं और देखता हूं कि यार अपने बढ़ के तो अनसर्टेनिटी के माहौल में रहे। पश्चिमी राजस्थान में 1 साल बाजरा होता था, अगले 4 साल नहीं हुआ करता था। उसके बावजूद अपने बढ़ के ये क्षेत्र छोड़ के तो नहीं गए, वो इसी जगह पर बैठे रहे। और हम इन छोटे छोटे चैलेंज से घबरा जाते हैं कि पेपर में फेल हो गया तो क्या होगा। तो के कोई इलाज नहीं है, इन तो वालों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। हम अक्सर डरते हैं, और डर जब लंबे समय तक रहता है तो एंग्जाइटी में बदल जाता है। फिर आपको नींद नहीं आती है, आपको 100 डॉक्टर्स की प्रॉब्लम होती है। मुझे बड़ा अजीब लगता है जब कोई बच्चा कहता है कि सर नींद नहीं आती, डॉक्टर के पास जाता हूँ, दवाई लेता हूँ। मुझे लगता है यार इस उम्र में भी नींद नहीं आती, इस उम्र में या किसी भी उम्र के अंदर। फिर एक राजस्थानी का दोहा है कि नींद ना आवे 3 जन कहो सकी ते क्या, कि 3 लोगों को नींद नहीं आती। एक सखी दूसरी सखी से पूछती है कि वो 3 कौन कौन हो सकते हैं, तो वापस जवाब देती है कि प्रीत बिछोया बहु ऋणा खटके बेर हिया। या तो किसी का ब्रेकअप हो जाए उसको नींद नहीं आए, या किसी पे कर्जा चढ़ जाए बहुत ज्यादा उसको नींद नहीं आए, या किसी को बेर लेना हो बाप का उसको नींद नहीं आए। बाकी कैसे हो सकता है कि हमें नींद नहीं आए? इसका एकमात्र कारण है कि हम घबराते ज्यादा हैं। तो इन घबराहट से बाहर निकलेंगे तब चीजें बहुत सुंदर होगी, बहुत शुभ होगी, बहुत सत्य होगी। इन घबराहट से, इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, हम देखेंगे कि जिंदगी ने हमें बहुत कुछ दिया है। हमें जिंदगी के प्रति कृतज्ञ होना पड़ेगा। हम अक्सर उन चीजों को कोसते रहते हैं जो हमें नहीं मिल पाया, जबकि लाओ त्से पुनः कहता है परिवर्तन संसार का नियम है, हमें परिवर्तन के साथ में बहना पड़ेगा। पत्ते जैसे हवा के साथ में बहते हैं वैसे बहना पड़ेगा। अपने और एक मारवाड़ के बहुत बड़े लोक देवता हुए, कवि हुए बहुत बड़े,
ईसरदास जी नाम करके। उन ईसरदास जी का बहुत एक स्लोगन मुझे याद आता है कि ईसर घोड़ा झोंकियान महासागर रह माए, कोई तारण हारो तार सिर साईं पकड़ी बाएं। ईसर ने अपने घोड़े महासागर के अंदर झोंक दिए हैं, अब जो होगा उसके बाद देखा जाएगा, अब मैं इसकी चिंता नहीं करता हूं। इसलिए अनिश्चितताओं की चिंता नहीं करनी, अनिश्चितताएं अच्छी होती है। आप जब अनिश्चितताओं के अंदर निकलोगे तब किसी महाराणा प्रताप की तरह, तब किसी फिशपीडीज की तरह, तब किसी मारवाड़ी व्यापारियों की तरह, तब कोलंबस की तरह इतिहास बना पाएंगे या अपनी एक अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। इसलिए जो टॉपिक था मुझे खूब अच्छा टॉपिक लगा। मैं अभिमान इंस्टीट्यूट का भी इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस प्रकार का टॉपिक लेकर आए। इन दिनों में जब बच्चों के आसपास में सारी चीजें चलती रहती है तब लेकर आए। और अनिश्चितताएं कितनी अच्छी होती है उसका एक खुद उसका एक एग्जाम्पल तो मैं खुद हूँ। मैं 2012 से पढ़ाता हूँ, एक वेल नोन इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ाता हूँ जिसमें भारत का लीडिंग इंस्टीट्यूट है। हम 30,000 ऑफलाइन बच्चे हैं हमारे पास सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए, और मैं 2012 से पढ़ा रहा था। हम ऑफलाइन पढ़ाते थे, हमारी क्लासरूम होता, उसमें बच्चों को पढ़ाते, हमारे खूब सारे सिलेक्शन होते, आरएस की जो वैकेंसी आती उसमें ज़्यादातर सिलेक्शन हमारी कोचिंग से हुआ करते। हमारा ठीक चल रहा था, हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमें ऑनलाइन आना चाहिए। और यदि हमें कोई कहता है कि तुम्हें ऑनलाइन आ जाओ तो हमें लगता है कि यार पढ़ाई ऑनलाइन थोड़ी होती है। पढ़ाई का मतलब है उपनिषद, उपनिषद का मतलब है गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। गुरु के पास बैठकर जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ ही नहीं होगा। फिर एक दिन अचानक कोरोना आया, कोरोना ने सब कुछ बंद किया और कोरोना ने कहा कि अब तुम ऑनलाइन पढ़ाओ। मेरा जो वो पहला वीडियो ऑनलाइन वाला है उसमें मैं यूं कांप रहा हूँ, जबकि मुझे पता था ये वही चीज पढ़ानी जो मैं 7 साल से सुबह से शाम तक पढ़ाता हूँ। पर फिर भी मुझे लगता था कैमरे के सामने देख के कैसे बोला जाए, कैमरे के सामने देख के कैसे हंसा जाए, क्या पता कुछ देखेगा कि नहीं देखेगा इसको। उसका परिणाम यह है, उस 2 साल के कोरोना का परिणाम यह, वो कितनी अनिश्चितता थी जब लग रहा था कि दुनिया में अपनी जॉब चली जाएगी, बंद हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। कि अब मैं जहां जाता हूं लोग मुझे पहचान जाते हैं और मुझे कहते हैं अरे आप तो वही हो ना जिनके वो वीडियो वायरल होते हैं या ये होता है। या मुझे कई बार पेरेंट्स आके कहते हैं कि बच्चे तो क्या पता देखे नहीं देखे, हम आपके वीडियो पक्के पक्के देखते हैं। या मुझे एक दिन एक स्टूडेंट ने आके कहा कि हमारे गांव की महिलाएं चौथ की कहानी आप वाली कहानी से सुन लेती है। तो मुझे लगा कि यार अनिश्चितता ने अपने लिए कितने रास्ते खोल दिए थे, वरना पहले हम डर ही रहे थे। तो इस डर को बाहर निकालेंगे, अनसर्टेनिटी को स्वीकार करेंगे, भविष्य ज्यादा उज्जवल होगा, हम ज्यादा बेहतर जीवन जी पाएंगे। धन्यवाद, आप सब लोगों ने बोलने का मौका दिया, आपने सुना।